हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को लेके। तो इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये लेक्चर्स जो हैं ये खुसूसन उन लोगों के लिए हैं जो कि आजकल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक एमडी कैट। तो हर तरह का जो बायोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट है उसके लिए ये जो लेक्चर हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं और अपने एग्जाम को 101% निकालना चाहते हैं वो इस लेक्चर को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर सुने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आपने सिर्फ अपने पास नोटबुक और पेंसिल रखनी है। इस लेक्चर में जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट करें, ठीक है। उसका कोई जितने भी आपसे ये पूरा लेक्चर सुन के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो बनाएं। ये लेक्चर्स पिछले पास्ट पेपर्स को स्टडी करके मैंने बनाए हैं, डिफरेंट बुक्स को यूज़ करके बनाए हैं। इसमें टेक्स्ट बुक्स, दूसरी जो बुक्स हैं रिकमेंडेड बुक्स, उनको मद्देनजर रख के ये लेक्चर तैयार किया गया है, ठीक है। तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अभी ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लेक्चर्स का सिलसिला है ये कंटिन्यू है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लिविंग सिस्टम। आज हम पानी की अहमियत को समझेंगे कि पानी जो है जानदारों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और क्यों पानी जो है वो जिंदा जानदारों को चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो एक टर्म आपने सुनी होगी, होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम जानदार अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं, डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। ये है होम्योस्टेसिस। मतलब कि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो मैंने अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नॉर्मल एक सेट पॉइंट पर रखना है, लाइक 37 फॉर एग्जांपल। अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 है तो मैंने उसको 37 पे ही रखना है। बाहर टेम्परेचर चाहे 35 है या फिर 45 है, ठीक है। लेकिन मेरी बॉडी जो है या मैं या तमाम जानदार जो हैं अपने इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इंटरनल स्टेट को, अपनी इंटरनल कंडीशंस को उसी सूरत में मेंटेन रख सकते हैं जब हमारे टिश्यूज में पानी होगा, जब हमारे सेल्स में, हमारे प्रोटोप्लाज्म में पानी मौजूद होगा। अगर हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में पानी नहीं है तो हम कभी भी होम्योस्टेसिस जैसे प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं रख सकते। इसकी बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इंपॉर्टेंस है तमाम लिविंग थिंग्स में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम पानी की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो आइडिया है होम्योस्टेसिस का, ये क्लॉडे बर्नर्ड ने दिया। नोट करना है अपने साथ साथ, क्लॉडे बर्नर्ड जो है इन्होंने ये आइडिया दिया। देखिए, ये बातें जो मैंने लिखी है ना, ये सारी की सारी एमसीक्यूज में या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो समटाइम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी से या हिस्ट्री से जरूर इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। टर्म होम्योस्टेसिस जो है ये वाल्टर कैनन ने दी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग कंडीशंस, डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस। ओके, बेशक बाहर तब्दीलियां आ रही हैं, माहौल में चेंज आ रहा है, लेकिन हम उन चेंजिंग्स के अगेंस्ट जो है अपनी बॉडी का जो स्टेट है उसको मेंटेन रखते हैं। ओके, तो पानी जो है हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में किस तरह हमारी हेल्प करता है। पहले नंबर पे ये एक गुड इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन एक ऐसा सब्सटेंस जो कि टेम्परेचर को जो है वो क्या करता है, मेंटेन रखता है। मतलब कि जैसे ब्लैंकेट एक इंसुलेटर है, जैसे सर्दियां होती हैं हम ब्लैंकेट ले लेते हैं, तो वो क्या करता है ब्लैंकेट के बाहर से जो हमारे जो बॉडी के अंदर हीट पैदा हो रही है, ठीक है, उसको जो है वो बाहर एस्केप नहीं होने देता, ठीक है। ब्लैंकेट जो है, ब्लैंकेट लेने का मकसद है कि ब्लैंकेट हमारी जो जिस्म के अंदर, सेल्स के अंदर हीट जनरेट हो रही है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखे हुए है उस ठंड के अगेंस्ट, उसको एस्केप नहीं होना देता। तो इस तरह वो ब्लैंकेट इंसुलेटर है, ठीक है। तो ठंड से हमें बचाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, पानी जो हमारे टिश्यूज में मौजूद है, ठीक है, पानी जो समंदरों में मौजूद है,
ठीक है। समुद्रों में वो इस तरह करता है कि ओशियंस की सरफेस पे आप देखें, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स में आप देखें जहां पर पूरा ईयर बर्फ रहती है, तो वहां पर क्या होता है कि जो पानी है वो फ्रीज फॉर्म में मिलता है, आइस की फॉर्म में होता है। जो पानी है, ठीक है ना, वो जो आइस है, ठीक है ना, वो समंदर की सरफेस पर फ्लोट करती है। इस तरह नीचे मौजूद जो लाइफ है, ठीक है, वो उनको टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो बर्फ जो है, वो आइस जो पानी की सरफेस पे मौजूद है, वो इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है, ब्लैंकेट के तौर पे काम कर रही है। ठीक है। जो नीचे मौजूद लाइफ है, ठीक है, नीचे मौजूद जो पानी है उसमें मौजूद जो लाइफ है, वहां मौजूद जो हीट है उसको ये आइस जो है स्केप नहीं होने देगी बाहर। ठीक है, तो इस तरह ये इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। रेजिस्ट टेम्परेचर चेंज, ठीक है, वही बात इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है ऑलमोस्ट, इसलिए इसको हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। कूलेंट है, ठीक है, कूलेंट इस तरह के देखें, अब मैं इंसान की एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे गर्मियां जब आती हैं तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो फौरी तौर पर एक ऐसा मैकेनिज्म ऑन हो जाता है हमारी बॉडी में, जो कि स्वेटिंग का जो प्रोसेस है वो रिलीज करता है। ठीक है, हमारे जिस्म से, हमारी स्किन से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है। वो पसीना है, वो जो पसीना होता है वो हाई एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जब फिर वो हमारी बॉडी की सरफेस से एवेपोरेट होते हैं तो हमें जो है वो कूलिंग महसूस होती है, कूलिंग महसूस होती है। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर अगेन जो है वो नॉर्मल सेट पॉइंट पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी तरह प्लांट्स भी जो है वेपोरेशन जब करते हैं तो उनके वो वेपोरेशन के रिजल्ट में प्लांट्स की बॉडी को वो ठंडा रखता है। ठीक है। टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये हमारी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, मतलब कि बाहर चाहे जितना मर्जी हाई टेम्परेचर है, बाहर जितना मर्जी लो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को के अगेंस्ट हमें हमारी जो है ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि ये तमाम चीजें अगर हमारे प्रोटोप्लाज्म में, हमारे टिश्यूज में अगर पानी नहीं होगा तो हम कभी भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो लिविंग मेंटेन नहीं रख सकते, स्पेशली मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है। ठीक है, तो पानी जो है उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा उनके टिश्यूज़ में, उनके प्रोटोप्लाज्म में, तो फिर कभी भी होम्योस्टैसिस जैसे मैकेनिज्म को हम या प्रोसेस को कभी भी मेंटेन नहीं रख सकते। अब आते हैं हम पानी की प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अभी हम इस पॉइंट को पानी की पोलैरिटी से भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर क्यों है, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखें, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन, रेड कलर का जो है ये ऑक्सीजन का एटम है, और ये जो दो है ये व्हाइट में ये हाइड्रोजन के एटम है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री देखें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन जितनी मुझे आती है मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। देखें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद है किसी एक एटम की दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। किसी एक एटम की किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, अट्रैक्ट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह क्या होगा कि ऑक्सीजन, ठीक है, इन दो हाइड्रोजन एटम से इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी ज़हन में रखें। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आप जब जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको केमिस्ट्री वाले टीचर ये और अच्छी डिटेल से समझाएंगे, लेकिन मैं जितना आपको समझा सकता हूँ मैं आपको ज़रूर समझाता हूँ। देखें, जब भी कोई एटम जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, चूंकि ऑक्सीजन एटम ने क्या किया है कि हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये हो गई पोलैरिटी।
इसी को पोलैरिटी कहते हैं। इसी इसी ये है पानी का पोलर होना, यानी एक साइड इसकी नेगेटिव हो गई है, पार्शियल नेगेटिव हो गई है, और एक साइड इसकी जो है पार्शियल पॉजिटिव हो गई है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है यही पोलैरिटी है, इसी को पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, ये देखें, फिर हम देखते हैं कोहेशन और एडहेशन। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस, बेटा ये सारी केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हम लाइफ को अब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है, ठीक है, उसके मुताबिक लाइफ क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है हम लाइफ को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कोहेशन और एडहेशन, ये दो लफ्ज कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स निकले हैं। कोहेसिव से कोहेशन, एडहेसिव से एडहेशन। तो समझिए पहले कि कोहेसिव फोर्स क्या होती है और एडहेसिव फोर्स क्या होती है। सेम मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होगी, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विच आर सेम लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स है, ठीक है, सॉरी, पानी के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसी को हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, कोहेशन कहेंगे। एडहेशन क्या है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको इस पिक्चर से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ लग जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्यूब है। ठीक है, ये देखें, अब ये रेड कलर में जो है, ये इसमें जो है वो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, सॉरी इसको ब्लू में बनाना चाहिए था। ओके, तो ये देखिए, ये हो गए हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, देखिए दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये यही हाइड्रोजन बॉन्ड कोहेसिव फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बुनियादी तौर पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस हैं। सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब देखें, अब पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं थ्रू कोहेसिव फोर्स, और पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस ट्यूब की वॉल से भी जुड़े हुए हैं। देखें, ये पानी का मॉलिक्यूल इस ट्यूब की वॉल से जुड़ा हुआ है, ये से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ट्यूब के, ये जो आपको ट्यूब वॉल नजर आ रही है, इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स और तरह के हैं, जबकि पानी की नेचर और है। तो इस तरह दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। यहां से ये देखें, एडहेसिव फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो देखें, इसको आगे चल के हम मजीद समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पानी की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस हैं, कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में भी जुड़े होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ भी जुड़ सकते हैं। पानी का जब मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल किसी दूसरी सरफेस के साथ चिपकता है तो उस वो एडहेसिव फोर्स के थ्रू चिपकता है। तो पानी के एडहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अब देखिए ना, जब किसी भी चीज के ऊपर आप पानी फेंकेंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अब पोलैरिटी की मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ ताकि ये दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपने, मैं बता रहा हूँ, साथ साथ आपने नोट करना है। ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, तो आप इन चीज़ों को साथ साथ ज़रूर नोट कीजिएगा, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना इस लेक्चर को। ठीक है, आप आइंदा भी चल के जो लेक्चर्स मैंने देने हैं इसके ऊपर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट और काम की बातें आएंगी जो एग्जाम में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, क्योंकि मैंने जो है बहुत तैयारी करके तमाम एग्जाम्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो पढ़ के तो इनको बनाया है। तो ये एक जनरल सा जो एक लेक्चर है। ठीक है, अब देखें पोलैरिटी क्या है। अ वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, पानी का मॉलिक्यूल पोलर है, इससे क्या मुराद है? मैंने अभी आपको एक डायग्राम से समझाया था, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वाटर मॉलिक्यूल इज ए पोलर बिकॉज देयर इज ए अनइवन, अनइवन एक जैसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। तो चलिए इस स्टेटमेंट को अगेन इस डायग्राम से समझते हैं। देखें, ये ऑक्सीजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम। तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इनको ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसको ज्यादा जो है वो नेगेटिव बना देती है, पार्शियल नेगेटिव बना देती है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन अवे हुए हैं, गए हैं, दूर गए हैं। ठीक है, इसलिए इनको, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है,
तो ये चीजें भी आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि पानी पोलर मॉलिक्यूल है और इसकी पोलैरिटी क्या है, ठीक है। अब इसमें और कौन सी खसूसियत आ जाती है? हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट, अब इस पॉइंट को समझे आप। हाई स्पेसिफिक हीट से ये मुराद है कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो वो यकदम बॉयल नहीं होता। जैसे अभी आपने बर्तन में पानी डाला है, उसको चूल्हे पे रखा है, ठीक है, आग जलाई है, तो ये नहीं कि पानी को रखते ही पानी बॉयल होना शुरू हो गया या 1-2 मिनट बाद वो बॉयल होना शुरू हो गया, ऐसे नहीं है। या यकदम से ही आपने जो पानी गर्म किया हुआ था उसको आपने रखा है और वो यकदम से ही ठंडा हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। पानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मीडियम कंसीडर होता है, इसलिए नेचर ने इसकी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से पानी को सिलेक्ट किया है लिविंग टिश्यूज के अंदर चीजों को मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो देखिए हाई स्पेसिफिक हीट से क्या मुराद है कि पानी ना तो यकदम ठंडा होता है ना ही यकदम गर्म होता है, ठीक है, बल्कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है, जो है वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। यकदम से वो हीट को जो है ऑब्जॉर्ब नहीं करना शुरू कर देता, या फिर यकदम से वो हीट को रिलीज नहीं करना शुरू कर देता, ठीक है। ओके, फिर आता है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इससे क्या मुराद है कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो यकदम से ये वेपराइज नहीं होना शुरू हो जाता, क्योंकि पानी की जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टू सम एक्सटेंट थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हाई आपको एनर्जी चाहिए। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब जाके वो बॉन्ड टूटेंगे और पानी के मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पानी को वेपोराइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, तब जाके उसके वेपर्स बनते हैं, यकदम वो वेपोराइज नहीं होता। जैसे कि आप देखें ना, पेट्रोल है, उसकी वेपोराइजेशन देखें, वो जो आम माहौल का टेम्परेचर है 25-20 जितना भी होता है उस पर वो वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप जब प्याज काटते हैं तो प्याज में मौजूद जो वोलाटाइल कंपाउंड्स है वो भी ठीक है वेपोराइज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब कुछ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे उनकी जो वेपोराइजेशन है वो बहुत लो होती है, वो बहुत रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाते हैं, लेकिन पानी ऐसा नहीं करता, ठीक है। फिर लेस डेंस एज ए सॉलिड, जब पानी जो है लिक्विड स्टेट में होता है तो ये ज्यादा डेंस होता है, भारी होता है, लेकिन जब ये इसको आइस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये लेस डेंस हो जाता है, हल्का हो जाता है। आपने देखा ना, आइस पानी की सरफेस पे फ्लोट करती है, इसकी वजह इसकी वजह है कि वो आइस बुनियादी तौर पर सॉलिड वाटर है, फ्रीज्ड वाटर है, और उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से बहुत कम है, इसलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो ये वाली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेस डेंस एज ए सॉलिड, समंदरों में, आर्कटिक में, एंटार्क्टिक में पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करती है। जहां पर भी इन समंदरों में, आर्कटिक में और एंटार्क्टिक में, ठीक है, उनकी सरफेस पर आइस फ्लोट कर रही होगी, नीचे लाइफ जो है वो मौजूद होगी, ठीक है, उनको किसी किस्म के भी यकदम टेम्परेचर चेंज होने का कोई डर खतरा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आप देखें, पानी चूंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसी पोलैरिटी की वजह से ये हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसको हम समझेंगे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेके, कि किस तरह से पानी एक पोलर कंपाउंड है और किस तरह से वो पोलर होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और क्यों वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसको हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल से समझेंगे। अब देखें, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, आम जो नमक होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये ठोस फॉर्म में है, ठीक है, ठोस है, सॉलिड है, ओके। तो यहाँ पर अब देखें, ये इसका एक क्रिस्टल दिखाया गया। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो फौरी तौर पर पानी क्या करेगा, पानी इस सोडियम क्लोराइड के जो है क्रिस्टल्स, इसको तोड़ देगा, ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव जो आयंस हैं, ठीक है, वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पानी के नेगेटिव आयन की तरफ। देखिए ना, आपको पता है फिजिक्स का एक रूल है, ठीक है, कि दो मुख्तलिफ चार्जेस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो एक जैसे चार्जेस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को
रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन की फोर्सेस पैदा होती हैं दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में। एनीवे, अब जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड के इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो फौरी तौर पर सोडियम क्लोराइड जो है इसमें आयोनाइज हो जाएगा, अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो इस सोडियम क्लोराइड के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो पानी के नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, पानी का नेगेटिव पोल यानी उसका ऑक्सीजन वाला जो हिस्सा है, ऑक्सीजन एटम जो है जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, उसने इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, लिहाजा इसके साथ जुड़ जाएगा। और इन दो पॉजिटिव सिरों के साथ सोडियम क्लोराइड का जो नेगेटिव आयन है वो जाके जुड़ जाएगा। ये देखें, इस यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन को समझे कि किस तरह से पानी जो है इस सोडियम क्लोराइड के को पहले आयनाइज करेगा, फिर इसके तमाम आयन्स को अपने साथ वो अपने मुतलका पोल के साथ जो है वो जोड़ देगा। तो इसी तरह ये हो गया सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डिसॉल्व। तो ये है इसकी ये पोलर होने की वजह से ये तमाम उन सब्सटेंसेस को जो पोलर हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड को समझते हैं। ठीक है, अब ये देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? पानी के ये मॉलिक्यूल्स, ओके, एक पानी का ये मॉलिक्यूल है और एक पानी का ये मॉलिक्यूल है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट पानी पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। अब हमें पता है कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके एक सिरे पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह पानी आपस में भी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी वजह से आपस में जुड़े रहते हैं। अब देखें, पानी का ये वाला जो पोल है जो पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, उसके साथ पानी के दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव वाला पोल है वो अट्रैक्ट होता है। तो इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान में जो एक फोर्स पैदा होती है, एक बॉन्ड जो है वो बनता है, इसी इसी फोर्स को बॉन्ड बोला जाता है और इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये वेपर स्टेट में ही रहेंगे। अब इसी वजह से दरिया बहते हैं। ठीक है, आप जरा देखें ये कहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है। अब आप देखें, ये रिवर है, ये जहां जहां पर भी पानी जा रहा है, ये देखें, अब एक पानी के मॉलिक्यूल देखिए, इस पानी के मॉलिक्यूल ने इसको अपने साथ जोड़ लिया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसने इसको अपने साथ जोड़ लिया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसने इसको अपने साथ जोड़ लिया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी ने इसको अपने साथ जोड़ लिया। अब ये किसी और पानी के मॉलिक्यूल को अपने तरफ अपने साथ जोड़ेगा। तो इस तरह ये पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहां पर ये मॉलिक्यूल्स फिर एक मॉलिक्यूल हरकत करेगा, सारे के सारे उसके पीछे जाएंगे। यही वजह है कि नदियां बहती हैं। ठीक है, यही वजह है कि पानी जो है वो नदियों में एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही दफ़ा ये चीज़ें रिपीट हुई हैं, कई दफ़ा पूछी गई हैं। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से इनको समझें, नोट करें। तो केमिकल बॉन्ड्स ऑफ लाइफ, व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स ऑफ लाइफ? वो बॉन्ड्स जो लाइफ को जोड़े रखते हैं, जिंदगी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है, उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को किस किस्म के बॉन्ड्स आपस में जोड़ते हैं? टेक्निकली देखा जाए तो बॉन्ड बुनियादी तौर पर फोर्स को ही बोला जाता है। ठीक है, फोर्स को ही हम बॉन्ड बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे, सिंपल वर्ड्स में हम ये समझेंगे कि वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो एक लिविंग सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। तो उनमें सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लिविंग मैटर। लिविंग मैटर, व्हाट इज लिविंग मैटर? आवर मसल्स, आवर टिश्यूज आर लिविंग मैटर। नॉन कोवलेंट बॉन्ड essential in maintaining the three-dimensional structure of large molecule to bind specifically। अब इस बात को जरा आप समझिएगा कि देखिए, डीएनए का मॉलिक्यूल है, ओके, डीएनए के मॉलिक्यूल को आप देखें, डीएनए के मॉलिक्यूल में आपको कोवलेंट बॉन्ड के अलावा और दूसरे बॉन्ड भी नजर आएंगे जो कि नॉन कोवलेंट है। वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, वो उस डीएनए के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। अब आप देखें,
प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स जब आपस में जुड़ती हैं, फिर क्वाटरनरी प्रोटीन्स आती हैं, टर्शरी प्रोटीन्स आती हैं, ये सारे के सारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, हीमोग्लोबिन है, ईच एंड डीएनए है, ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स का जो प्राइमरी है, और सेकेंडरी और क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो हैं, आप इनके मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो आपको इनके दरमियान में और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड और नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स दोनों तरह के बॉन्ड्स नजर आएंगे। फिर अब बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड का, तो हमें पता है कि जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो फिर वो जुड़ जाते हैं, उसके रिजल्ट में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब नॉन कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं आप देखें। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए नॉन कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज ए नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ओके। van der Waals interactions are non-covalent bond, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और नॉन कोवलेंट बॉन्ड। तो चलिए इनमें से अब मैं आपको एक एग्जांपल के दिखें। अब ये पानी का मॉलिक्यूल देखें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है। अब इस एटम और इस एटम के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि इस, अब ये दो डिफरेंट, आप देखिए तीन डिफरेंट एटम्स आपस में मिलेंगे तो ये बन गया मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में नॉन कोवलेंट बॉन्ड है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आयोनिक बॉन्ड, इसको भी यहाँ से हम समझते हैं। देखिए आयोनिक बॉन्ड तो सोडियम क्लोराइड में होता है कि जब हमें पता है कि एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और इस तरह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिजल्टेंटली वो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, रुक जाते हैं खास डिस्टेंस पे आके, और वहां पर जो फोर्स डेवलप होती है, जो बॉन्ड डेवलप होती है, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह वान डेर वाल्स फोर्सेस हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। अब मैं आपको बताता चलूं कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये भी ऐसे बॉन्ड्स हैं, ऐसी फोर्सेस हैं जो कि क्या करती हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, लाइक आवर सेल मेम्ब्रेन, लाइक डीएनए मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको कौन मेंटेन रखता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। चलिए समझ लेते हैं ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या है, इसको डायग्राम से हम समझेंगे। देखिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ओके। Everyone knows that the membrane is composed of two layers, bilayer है, ये bilayer है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की। ये इसका फॉस्फेट हेड है ग्रे कलर का, और ये येलो कलर की जो आपको नजर आ रही है इसकी जो है वो टेल्स हैं फैटी एसिड से बनी हुई। अब ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये कैसे मेंटेन रहता है, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन दिस स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन रिमेन्स मेंटेन। कैसे, आप यहाँ पर देखें, सेल के बाहर भी पानी होता है और सेल के अंदर भी पानी होता है, और पानी की तो आपको पता है आदत है कि हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करना चाहता है, ठीक है। लेकिन हमारे सेल्स में या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहते, वो से डरते हैं, ठीक है। अब हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन फियर, डर। हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी का डर। कुछ मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर ऐसे हैं जिनको पानी का डर है, वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहते। तो इस तरह से देखें कि जब हम किसी सेल को देखते हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको थोड़ा सा सेक्शन दिखाया गया है, ये अपने आप को कैसे मेंटेन रखती है। इसके इसके जो पोलर एंड्स हैं जिन पर कोई चार्ज होता है, वो तो ओरिएंट हो जाते हैं टुवर्ड्स वाटर, ठीक है, बाहर की तरफ, और ये जो अंदर की तरफ लेयर है ये अंदर वाले पानी की तरफ ओरिएंट हो जाती है इसकी, ठीक है, ओरिएंटेशन हो जाती है। अब आप देखिए कि ये जो है ये अंदर की तरफ, और ये, और ऑटोमेटिकली जो फोबिक इसका हाइड्रोफोबिक हिस्सा था वो अंदर की तरफ आ गया जहां पर पानी नहीं है, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ आ गया है, यही वजह है कि ये लिपिड की बाइलेयर जो है इसी तरह बनती है। इसी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से प्लाज्मा की बाइलेयर बनती है। इसी वजह से डीएनए जैसे मॉलिक्यूल, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे होते हैं। तो ये है फायदा जी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का। तो अब आप देखें कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड्स ऐसी फोर्सेस हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में जोड़े रखती हैं, ओके।
तो हमने पहले मैंने आपको जब वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ठीक है, वो अभी देखी हमने, उसमें से एक कोहेशन थी, उसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं डिटेल से। और क्या कोहेशन का काम होता है? सबसे पहले तो कोहेशन क्या है कि पानी के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। चलिए इसको यहाँ से मैं समझा देता हूँ। ये देखें, ये पानी का मॉलिक्यूल और ये पानी का मॉलिक्यूल। अब ये डिफरेंट पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इनको जो जिस चीज ने आपस में जुड़ा हुआ है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बुनियादी तौर पर कोहेसिव फोर्स है। इसी को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये पार्शियल पानी के पोलर होने की वजह से बना है। ठीक है, तो इसका मतलब है पानी की पोलैरिटी की वजह से उसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, यानी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये सरफेस टेंशन, पानी की जो टेंशन है, सरफेस टेंशन ऊपर वाली तय है, उसकी एक खास जो उसको मेंटेन रखे होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सरफेस टेंशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सरफेस, कि पानी की ऊपर वाली सतह जो है कितनी मजबूत है। ठीक है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं, कि पानी की ऊपर वाली सतह सरफेस कितनी मजबूत है। ठीक है, वो सरफेस टेंशन है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोहेसिव फोर्सेस हैं, ये सरफेस टेंशन क्रिएट करती हैं, पानी की ऊपर वाली सतह को थोड़ा सा मजबूत बना देती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इंसेक्ट चल सकते हैं। ये देखें, ये इंसेक्ट इसके ऊपर फ्लॉट नहीं, तैर नहीं रहा, ठीक है, बल्कि इसके ऊपर चल रहा है। अब देखें, पानी के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स चल सकते हैं। ये पानी के ऊपर जो इंसेक्ट्स चल सकते हैं वो इसी सरफेस टेंशन की वजह से चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अडहेशन की तरफ। अडहेशन क्या है? द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल्स, किसी दूसरे मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है उसको अडहेसिव फोर्स बोला जाता है। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस मेक्स वाटर स्टिक टू अदर सब्सटेंसेस। पानी की ये अडहेसिव फोर्स इसको इस काबिल बनाती है कि ये तमाम चीजों के साथ चिपक जाए। देखिए, चीजें बहुत जल्दी गीली हो जाती हैं, जिसके ऊपर भी हम पानी फेंकते हैं वो गीला हो जाता है। वो गीलापन जो है वो अडहेशन की वजह से है। ठीक है, जब हम फेस वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, बाथ लेते हैं, तो देखिए पानी हमारी स्किन के ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि हमारे स्किन के टिश्यूज के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ पानी जहाँ चिपकता है, एक अडहेसिव फोर्स पैदा होती है। ठीक है, अब इसी अडहेसिव फोर्स की वजह से पानी को पौधे जो हैं ऊपर लीव्स तक लेके जा सकते हैं, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। आगे आप देखें, ये जो आप वाटर का जो पढ़ रहे हैं ना, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे चल के जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना प्लांट्स के अंदर, तो वहां पर भी ये आपके काम आएगी चीज। अब अभी से नोट कर लें इसको, नोट कर लें इसको, ध्यान से समझ लें, ये आगे चल के काम आने वाली है। साथ साथ हम पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजी की ग्राउंड भी बना रहे हैं। ठीक है, तो पानी किस तरह से पौधे मिट्टी से, ठीक है, पानी को ऊपर लीव्स तक ले जाते हैं, कौन सी फोर्स है, ठीक है, कैसे होता है, कैपिलरी एक्शन क्या है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कैपिलरी एक्शन को हम जरूर देखेंगे। तो कैपिलरी एक्शन क्या है? ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे, फिर हम उसको देखेंगे। सबसे पहले आप देखें, ये ब्लैक कलर की आपको ये ट्यूब नजर आ रही है। अब आप इसमें जरा थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस ट्यूब का जो डायमीटर है ये बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, और इसकी लेंथ आप देखें ये ज्यादा है, यानी इस ट्यूब की लेंथ देखें ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है। एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर कम हो और लेंथ ज्यादा हो वो कहलाती है कैपिलरी ट्यूब। इज इट क्लियर? ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर कम हो, लेंथ ज्यादा हो, उसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसी तरह की ट्यूब्स पौधों के अंदर पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज ही पौधों की कैपिलरी ट्यूब्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, ओके, कैपिलरी एक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स will tow each other along when in a thin glass tube। ठीक है, अब इस पूरे पॉइंट को, एडहेशन को समझते हैं।
हमने सबसे पहले तो कैपिलरी ट्यूब को समझा है कि ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। और अब कैपिलरी एक्शन को देखेंगे कि कैपिलरी ट्यूब के थ्रू कैपिलरी एक्शन कैसे होता है, कैसे पानी जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर मूव करता है। इस डायग्राम को देखें जरा। ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इसके बीच में हमने एक कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है। ये आप देखें, ये एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है। तो बेटा जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को इस बीकर में रखेंगे पानी में, होगा क्या कि इस पानी के ऊपर आपको पता है कि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लग रहा है। हवा का जो दबाव है वो इस पानी के ऊपर लग रहा है। जितना भी हवा का दबाव होता है, ठीक है, वो पानी के ऊपर लग रहा होता है और इस दबाव की वजह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी मूव करना शुरू कर देता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये उसी वक्त उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब ट्यूब की स्ट्रक्चर इस तरह की होगी। जब ट्यूब जो है लेंथ में ज्यादा होगी और डायमीटर में कम होगी, तभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब वाटर की सरफेस पर लगेगा तो पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर दाखिल होगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ है कि कैपिलरी ट्यूब को हमने रखा है इसके बीच में, पानी इसके बीच में आना शुरू हो गया है। कोई मोटर नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पानी के ऊपर और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी एंटर हो रहा है, ठीक है। अब ये पानी आहिस्ता 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 इस ट्यूब के अंदर जो है वो दाखिल होता जाएगा, दाखिल होता जाएगा और ये ऊपर जाता जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहां पर दो फोर्सेस बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड, दो फोर्सेस कैपिलरी एक्शन में जनरेट होती हैं। पहली अडहेसिव फोर्स, मैंने फर्स्ट डायग्राम में आपको समझाया था कि कैसे अडहेसिव फोर्स काम करती है और कैसे कोहेसिव फोर्स काम करती है। तो आप देखें कि यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स की जो एबिलिटी है इस कैपिलरी ट्यूब के साथ जुड़ने की, तो वो, और दूसरी पानी के मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने की फोर्स वो, ये दोनों फोर्सेस जो हैं इस कैपिलरी ट्यूब में, जब जैसे ही पानी इस कैपिलरी ट्यूब में दाखिल होगा तो वो फोर्सेस भी साथ ही पैदा होंगी जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज कैपिलरी एक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? कैपिलरी एक्शन। तो यही सेम फिनोमिना पौधों के अंदर हो रहा होता है। पौधे जब नीचे रूट से पानी को ऊपर लीव्स तक लेके आते हैं तो वो इसी फिनोमिना के थ्रू लेके आते हैं। उनके जाइलम, उनकी फ्लोएम सेम उन्हीं कैपिलरी ट्यूब्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये था जी सारे का सारा कैपिलरी एक्शन। अब आपको पता चल गया है कि ये कैपिलरी एक्शन क्या है। कैपिलरी एक्शन, वाटर मॉलिक्यूल विल टो ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और फिर ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन में मेरा मतलब आपको सिर्फ अडहेशन समझाना था कि कैपिलरी एक्शन तभी पॉसिबल है जब अडहेसिव फोर्सेस होंगी, जब पानी के मॉलिक्यूल्स ट्यूब वॉल्स के साथ जुड़ सकेंगे तभी ये कैपिलरी एक्शन पॉसिबल होगा। नाउ वी कम्स टू हाई स्पेसिफिक हीट। ये भी बात हुई है। अब आप देखें हाई स्पेसिफिक हीट को कैसे मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ हीट needed to rise or lower 1 gram of a substance by 1 degree Celsius। अगर हम 1 ग्राम पानी लें, उस 1 ग्राम पानी को हम अगर गर्म करें, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वो 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम कहेंगे हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये वही बात है कि पानी जो है टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन को रेजिस्ट करता है। ना तो इतनी जल्दी पानी का टेम्परेचर हाई होता है और ना ही उसका टेम्परेचर लो होता है। तो पानी इतनी जल्दी से अपने आप अपना टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होने देता। यही वजह है कि पानी हमारे टिश्यूज में है। यही वजह है कि पानी जो हमारे टिश्यूज में मौजूद है, वो पानी हमारी हेल्प करता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इतनी जल्दी ना बढ़ता है ना कम होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन आवर टिश्यूज। तो आप देखें कि पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में कितना अहम रोल प्ले कर रहा है। पानी की जो अपनी प्रॉपर्टी है, यानी हाई स्पेसिफिक हीट, ये पानी की जो सलाहियत है, इस सलाहियत की वजह से पानी हमारे टिश्यूज में मौजूद जो पानी है हमारे बॉडी टेम्परेचर को ना तो इतनी जल्दी बढ़ने देता है ना लो होने देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अहम प्रॉपर्टी है जो जानदारों के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। अब पानी
एक ग्लोबल ब्लैंकेट के तौर पे भी काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए, ये वो तमाम चीजें हैं जो जनरल नॉलेज है। आप साथ साथ अपनी सब्जेक्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी कवर कर रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो पानी को ठीक है, जो पानी जो ये टॉपिक है पानी का, वाटर का, ठीक है, इसको कवर कर रही है ब्रॉड एस्पेक्ट से। ठीक है, अब आप देखिए ग्लोबल ब्लैंकेट के तौर पर ये कैसे एक्ट करता है। ठीक है, ये ग्लोबल ब्लैंकेट के तौर पर एक्ट करता है ताकि जो हीट है, वार्मथ है, ठीक है, उसको मेंटेन रखा जाए। ठीक है, अब इसको हम इससे समझते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, ये देखिए ये अर्थ है, ये सारी की सारी। अब इस अर्थ पे जो सूरज की रोशनी आके गिरेगी, ठीक है, और आपको पता है कि जो रेडिएशन सन की से आती हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। बट हमारी एटमॉस्फेयर में आप देखें, ये हमारी जो है ये साइडों पे क्या है, एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, वाटर वेपर्स हैं। अब जैसे ही सूरज से हीट रेडिएशंस आएंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी, तो ये वाटर के वेपर्स इन 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 रेडिएशंस को ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये अर्थ का या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अर्थ को थोड़ा गर्म रखने में हेल्प करते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं। पानी को हमने कवर कर लिया है। देखिए, पानी की जो मेन मेन इंपॉर्टेंस थी, इसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे, फीचर्स थे, वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी भी ये कम है, आपको खुद अभी मेहनत करनी है। आपने खुद बुक्स को डिस्कस करना है, आपकी चाहे टेक्स्ट बुक है, आपको चाहे वो रिकमेंडेड बुक है, उसमें से पानी को जो पानी का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको आपने ज़रूर स्टडी करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स की तरफ। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बहुत छोटे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स, these are small sized simple chemicals having low molecular weight। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में बताया था भी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कैटेगराइज्ड होते हैं, और जिनका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कैटेगराइज्ड होते हैं। तो अभी हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो है, 1000 डाल्टन से कम है। देखेंगे वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्स में 1000 डाल्टन से कम है। तो सबसे पहले हम सिलसिला शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करें, हमें समझना है लफ्ज कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से डिफाइन कर रही है ये हम पहले समझेंगे। तो केमिस्ट्री के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज और कीटोज हैं, या फिर उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो आपको इस बात की समझ नहीं आई होगी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज और कीटोज क्या है। ठीक है, मैं आपको यहां से समझाता हूं। ठीक है, आप देखिए, ये एक सिंपल शुगर है जिसे हम ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, 3 कार्बन, ठीक है, शुगर है। ये देखिए, अब ये ट्रायोसिस है। इसमें ये जो आपको ग्रुप दिखाया गया है ये वाला, ठीक है, दिस इज द एल्डो ग्रुप, इसको हम एल्डो ग्रुप कहेंगे। और ये जो इंटरनल ग्रुप है, मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप है, ये वाला ये है कीटो ग्रुप। ठीक है, दिस इज कीटो ग्रुप, ठीक है, और दिस इज एल्डो ग्रुप। जो मॉलिक्यूल के आउटसाइड है वो एल्डो ग्रुप है, जो मॉलिक्यूल के इनसाइड है वो कीटो ग्रुप है। ठीक है, तो ये है जी एल्डो। जिन शुगर्स में, जिन कार्बोहाइड्रेट्स में ये एल्डो ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड शुगर्स हैं, और जिनके अंदर ये वाला ग्रुप है, जिनके इनसाइड ये वाला ग्रुप होगा वो कीटो शुगर्स होंगी। आगे चल के हम जब नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे तो उनमें ये दोबारा चीजें रिपीट होंगी। ये जस्ट मैंने भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। तो अब हम समझते हैं कि पानी कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते क्यों हैं। ठीक है, कार्बो कार्बन से और हाइड्रेट्स वाटर से, दो लफ्जों से निकला है। कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ। देखिए,
ये तो हो गया इनका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, H2O लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये कार्बन है। तो कार्बन के साथ देखिए एक पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, फार्मूले में आपको नजर आ रहा है। और आपको पता है कि पानी के यहाँ पर ये देखें इनकी रेशो जो है, चलिए ये तो बाद में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसको कार्बोहाइड्रेट कहते क्यों है। अब आप देखें इसका जो हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो ये कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ आप देखें कि आपको एक OH और एक H ग्रुप लगा नजर आ रहा है। दिस इज H ग्रुप, दिस इज OH ग्रुप। तो ये देखें यहां पर H और OH की रेशो देखें जरा, बिल्कुल वही है जो पानी में होती है। पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2:1 यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2:1। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है 2:1, ठीक है। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको कार्बन के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल लगा हुआ नजर आएगा। H2 यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, O, H2O, ठीक है। अगर इस OH के साथ इस H को मिला दिया जाए तो ये पानी बन जाएगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रेटेड कार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फिर क्या मतलब हुआ, हाइड्रेटेड कार्बन्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन जो है इसके साथ पूरे का पूरा पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये आप देखें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये डिफाइन करें इसको, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेस, कीटोस आर द डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हमने ये भी समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, क्या होते हैं एल्डो ग्रुप और क्या होता है कीटो ग्रुप, ठीक है। ये भी हमने देखा, ये कीटो ग्रुप एल्डो ग्रुप समझा है। अब इसको मजीद देखते हैं हम, ठीक है। एल्डोस हैव टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप, देखें एल्डोस हैव टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप, ये एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये इसके कार्बन है, और इस मॉलिक्यूल के आउटसाइड देखें आपको एल्डो ग्रुप नजर आ रहा है। ऐसी शुगर्स जिनके मॉलिक्यूल्स के आउटसाइड एल्डो ग्रुप है वो एल्डोस शुगर कहलाएंगे, ठीक है। ये देखें इसकी एग्जांपल ग्लूकोज है, राइबोज है, जाइलोज है, ग्लिसरैल्डिहाइड है और ग्लैक्टोज है। भाई आपने इन पॉइंट्स को नोट करना है साथ साथ, ठीक है। इनके खुद से एमसीक्यूज बनाने हैं तभी ये चीजें कवर होंगी, ठीक है। अब कीटो शुगर्स क्या होती हैं, द कीटोज हैव इंटरनल कीटोन ग्रुप, इंटरनल कीटोन ग्रुप इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये भी शुगर का मॉलिक्यूल है, ये भी शुगर का मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के बाहर ये वाला ग्रुप मौजूद है, इसके इंटरनल इनसाइड द मॉलिक्यूल ये ग्रुप मौजूद है, तो दिस इज कीटो ग्रुप, ठीक है। तो द कीटोज हैव इंटरनल कीटोन ग्रुप, फ्रक्टोज, राइबोलोज, साइलोज और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसकी क्या है एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने ये बताया भी होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड जो है एल्डो शुगर की एग्जांपल है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये किसकी है, ये कीटो शुगर की एग्जांपल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफा एग्जाम में ये चीज पूछी गई है, ठीक है। आप चाहे तो खुद पास्ट पेपर स्टडी कर लें, जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछी गई हुई है, रिपीट हुई हुई है। ओके, अब केमिस्ट्री में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेस कीटोस, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डोलेस कीटो, बस इतनी सी चीज पे गौर करें, इतनी सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेस कीटोस, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेस कीटोस। आप इसको समझते हैं कि ये बात क्या हुई है। पोली मीन देखें कई कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं, पोली मैनी, चेन, पोली का मतलब है चेन, ठीक है। यहां पर भी आप देखिए कार्बन की चेन मौजूद है, ठीक है, पोली कार्बन मौजूद है। हर कार्बन के साथ आपको देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है, पानी का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पोली ये कार्बन के लिए है, चेन ऑफ कार्बन, और हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, यानी कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक बहुत लंबी चेन है कार्बन की जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोला जाता है। पोली मीन चेन, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स में देखें कार्बन की एक लंबी सी चेन है जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोला जाता है। अब जिस पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ
एल्डो ग्रुप होगा वो होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, और जिन पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कीटो ग्रुप होगा वो होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। समझ लग गई क्या बात हुई है कि क्यों, कैसे केमिस्ट्री में हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बुनियादी तौर पर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन कार्बन की चेन के लिए। एक लंबी कार्बन की चेन पॉली कहलाती है और इनके साथ कई हाइड्रोक्सल के ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH हाइड्रोक्सल ग्रुप को कहते हैं। तो अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी इसके लिए यूज कर रहे हैं हम, और जिस पॉलीहाइड्रोक्सी चेन के साथ जो है वो एल्डो ग्रुप होगा वो शुगर क्या होगी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज शुगर होगी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। और जिनके साथ कीटो ग्रुप होगा वो होगी कीटो शुगर्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो शुगर। तो अब देखें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपको समझ लग गई है। देखिए बिल्कुल भी रट्टे वाली बात नहीं है। कुछ लोग इन फॉर्मूलाज को लिख लिख के रट्टा लगाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। रट्टे वाली बात नहीं है, जस्ट आप इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझे। ये सारे लेक्चर्स कॉन्सेप्चुअल हैं, किसी ने भी रट्टा नहीं लगाना इनको। इन लेक्चर्स को लेके कोई बंदा रट्टा ना लगाए। हर स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है काइंडली इनको नोट करें, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, समझने की कोशिश करें, रट्टे की तरफ ना जाए। एग्जाम रट्टे की वजह से नहीं निकलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिर ही क्लियर होगा। तो अब आप देखें कि फ्रक्टोज जो है ये कीटो शुगर हुई और ग्लूकोज जो है एक एल्डो शुगर है। ठीक है, तो चलिए एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब आप देखें कि यहाँ पर आपको ट्रायोज शुगर नजर आ रही है, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड मैंने पहले भी आपको ये दिखाई है। ये जो है इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल के आउटसाइड ये कौन सा ग्रुप है? एल्डो ग्रुप। ये सारी की सारी जो शुगर्स आपको नजर आ रही है सारी एल्डोज शुगर हैं। इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जरा गौर करें। अब आपको इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। बेटा ये जो कीटो और ये जो भी है ना, ये इनका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये जो है ये हो गया इनका एल्डो ग्रुप, और ये देखिए मॉलिक्यूल के आउटसाइड सारे के सारे जो है ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये एल्डो ग्रुप है। तो ये तमाम शुगर्स फिर एल्डोलेजेस हैं, एल्डो शुगर हैं। एल्डो शुगर की एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड, राइबोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। देखिए ये नोट करना है, पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल के आउटसाइड एल्डोज ग्रुप मौजूद है वो एल्डोज शुगर हैं। जिन मॉलिक्यूल, जिन कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के इनसाइड कीटो ग्रुप मौजूद है वो क्या है? कीटो शुगर्स हैं। डाईहाइड्रोक्सिस एसीटोन, राइबोलोज, फ्रक्टोज और कीटो शुगर्स। अब ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, पूछे जाते हैं, जहन में रख लें, नोट कर लें। ये एमसीक्यूज जरूर पूछे जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, एफपीएससी में, एमडी कैट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो काइंडली इनको जरूर नोट करें। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जो टेक्निकली है वो तो हमने समझ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते क्यों है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में मौजूद कार्बन के साथ पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल पानी का जुड़ा होता है, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर, ठीक है। इनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 4 से 5 दफा पूछा गया ये एमसीक्यू, ठीक है। तो ये नोट करें आप कि सैकराइड का क्या मतलब होता है? शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट को साइंटिस्ट क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। डिपेंड करता है कि इनके पास कार्बन का नंबर कितना है। तो मोनोसैकराइड शुगर कौन सी होंगी? जिनके चेन में 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन होंगे, ये होंगे मोनोसैकराइड। ये देखें ये पूरे का पूरा जो आपको नजर आ रहा है पैरा, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इनको आप नोट करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इनको समझ के पढ़ें, ठीक है। तो मोनोसैकराइड मीन, ठीक है, ये जो है ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ये सारे के सारे मोनोसैकराइड्स हैं, ठीक है। अब इनके बाद ऑक्टेजेस 8, जिसके अंदर कार्बन 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, वो लिगोसैकराइड हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, आमतौर पर मैंगो, ठीक है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही मीठी होती हैं लाइक हनी, ठीक है, उनके अंदर मोनोसैकराइड्स शुगर्स मौजूद होती हैं। जबकि ओलिगोसैकराइड्स लेस स्वीट होती हैं टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कार्बन नंबर ज़्यादा होते हैं। याद रखिए कि जितना मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, उतनी उसकी स्वीटनेस भी कम होती जाएगी, ठीक है।
आगे बात करेंगे, अभी कार्बोहाइड्रेट को हमने आगे चल के एक दफा फिर डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड्स क्या है? पॉलीसेकेराइड जिनके अंदर 10 से ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हैं, जिनकी चेन में 10 से ज्यादा कार्बन एटम मौजूद हैं, वो कहलाएंगे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। तो देखें किस तरह से साइंटिस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, ऑन द बेस ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा, ठीक हो गया। चलिए, ये चार्ट आपने नोट करना है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप गूगल से ले लें, मैंने भी गूगल से लिया है। तो आप इसको नोट करें, समझें कि ये क्या है, ठीक है। अगर आपको इससे बेहतर कोई चार्ट मिलता है तो वो आप जरूर डाउनलोड करके इसको, इसी चार्ट को आपने फॉलो करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड देखिए, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की गई है, ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होते हैं, ठीक है। अब मेनली जो है वो तीन है, यहाँ डाइसेक्राइड भी आ गया, ओके। अब मोनोसेक्राइड में वन शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज इसकी एग्जांपल हैं। डाइसेक्राइड सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इसकी एग्जांपल हैं। सक्रोज ये वो शुगर है जो आम, जो होती है ना टेबल शुगर, जो हम चाय में डालते हैं, यूज करते हैं, ये वो शुगर है सक्रोज, ठीक है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली, ठीक है। माल्टोज कुछ फ्रूट्स में पाई जाती है। तो ये सारी की सारी शुगर जो है ये मोनोसेक्राइड हैं, ये डाइसेक्राइड हैं। ओलिगोसेक्राइड में रैफिनोज आ जाती हैं, स्टाइकोज आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गए लिगोसेक्राइड्स, देखें इसको क्यों कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, स्टार्चेस में आ जाती हैं, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाते हैं। अब इसी टेबल को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आपने इस टेबल को जरूर नोट करना है। तो आज के लेक्चर में हमने पानी को देखा, पानी की इंपॉर्टेंस देखी, पानी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पानी किस तरह से लिविंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्यों लिविंग सिस्टम इसके बगैर अपना निज़ाम नहीं चला सकते, उनके सिस्टम्स काम नहीं कर सकते, मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पानी से, वाटर से। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर और बात करेंगे, गाहे बगाहे बात करते रहेंगे, पानी की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय दिस लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।